हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी डीडीए जेई 2023 की। डीडीए जेई का एग्जाम जो शेड्यूल्ड है 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच में, कभी भी आपके पास वेरियस पोस्ट के लिए आपका एग्जाम हो सकता है। आज इस पूरे वीडियो में वही टॉपिक्स के बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि लगभग अभी आपके पास 1 मंथ रह गया है, लगभग आपके पास 30 दिन का समय बचा है। अब इस 30 दिन के टाइम में आप कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं कर सकते। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करना है, ताकि मिनिमम एफर्ट से आप मैक्सिमम मार्क्स को टारगेट कर सके। ठीक है, सारे ब्रांचेस के लिए नॉन टेक्निकल पार्ट को भी मैं यहां कवर करने वाला हूं। उसके अलावा सिविल, स्पेसिफिकली सिविल ब्रांच के लिए बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट पूछे जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सिलेबस में टेक्निकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक्स को भी यहां पर हम कवर करेंगे। तो ये टॉपिक्स आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं, इनको बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी इन्हीं टॉपिक्स के आसपास आपको रखनी है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि एग्जाम के अंदर आपके पास एक नॉन टेक्निकल पार्ट रहने वाला है, जो लगभग आपके पास 40 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा। सिमिलरली देखोगे इस नॉन टेक्निकल में सर क्या क्या कवर होगा, तो नॉन टेक्निकल में हमारे पास रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, इंग्लिश और आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। जनरली इन सबका जो कंट्रीब्यूशन होता है आपके पेपर के अंदर, अगर ये 40 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट आपको देखने को मिलता है। मतलब 10 मार्क्स की रीजनिंग, 10 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 10 मार्क्स का इंग्लिश और 10 मार्क्स का ही जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगा, अगर नॉन टेक्निकल पार्ट की बात कर रहे हैं तो। ये नॉन टेक्निकल पार्ट फॉर ऑल ब्रांचेस बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, तो सारे ब्रांचेस में एक ही लेवल के क्वेश्चंस लगभग आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं जिसको आपको कवर करके चलना है। जैसे एनालॉजीज का पार्ट है, उसको आप कवर करके चलोगे। ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिसकी इर्द गिर्द काफी सारे क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो आपको एनालॉजीज का टॉपिक बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर करना है, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक कवर करना है, रिलेशनशिप और कॉन्सेप्ट का टॉपिक कवर करना है। ये जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक्स हैं, इनको आप बहुत ही ध्यान से, बढ़िया तरीके से वापस से अपने रिविजन के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जैसे आपके पास सिंप्लीफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम एंड प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं। ये भी जनरली काफी सारे क्वेश्चंस आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। तो जो बेसिक्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, क्योंकि मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का कुछ ना कुछ पार्ट आप रेशियो और प्रोपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो रेशियो और प्रोपोर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो एग्जाम में जाने से पहले इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, आगे देखो, इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश जनरली हम देखने को मिलता है कि जितने भी आपके पास दिल्ली के एग्जाम्स हैं, मान लो आप DSSB का एग्जाम हो, दिल्ली DDA का एग्जाम हो, या फिर दिल्ली जल बोर्ड का एग्जाम है, या कोई भी जो एग्जाम दिल्ली से रिलेटेड होता है, उसमें इंग्लिश जो होती है वो थोड़ी सी आपकी टफ लेवल पर रहती है। ठीक है, तो इंग्लिश की टफ लेवल पर रहने का मतलब है ये सारे स्टूडेंट जो इंग्लिश को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, जो थोड़ा स्पीड है उनकी पढ़ने की, वो जनरली इस पेपर को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इसका मतलब है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वगैरह जो है, ये एक मेजर पोर्शन होता है जहां आपका टाइम भी बचता है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अगर इसमें इंग्लिश में आप बढ़िया तरीके से कर जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पैसेज के अंदर ही उनका आंसर है, वो डायरेक्टली आप, अगर आपकी रीडिंग स्पीड तेज है तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आप निकाल लोगे। स्पॉटिंग द एरर्स, ये एक बहुत ही ट्रिकी पार्ट होता है। स्पॉटिंग द एरर्स, बहुत बार आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ रूल्स आपके दिमाग से स्किप हो जाते हैं, लेकिन स्पॉटिंग द एरर से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इनसे भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 3 टॉपिक बेसिकली, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है, सिनोनिम एंटोनिम्स वाला पार्ट है, और आपके पास बेसिकली ये आपका जो पार्ट होता है यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम्स, ये आपको बेसिकली कवर करके चलना है, जो इंग्लिश वाले पोर्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के अंदर आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब आपसे पूछा जाएगा। लेकिन कुछ टॉपिक ही जो जनरल रिसेंट ट्रेंड में देखा गया है, जो कुछ टॉपिक जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, ये सब चीजें आपको देख के चलनी है, क्योंकि वहां पे एक सेक्शन है आपके पास साइंटिफिक एंड रिसर्च के बेसिस पर। तो साइंटिफिक और रिसर्च मतलब साइंस के फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में और मैथ्स के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के फील्ड में जितने अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले हैं उसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी कैपिटल से लेकर राजधानी से रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर ओशियन से और फॉरेस्ट से और वॉल्केनोज से भी क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं। तो ये जो कुछ स्टैटिक पार्ट है, इन स्टैटिक पार्ट को हमें वहां से कवर करके चलना है। जो मेजर सिंगल पॉइंटर्स होते हैं
हैं, लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है, लास्ट 6 मंथ की जो जनरल अवेयरनेस है, उसको आपको कवर करके चलना है पॉइंटर वाई में, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सिंगल लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट आप उसको सॉल्व कर पाओगे अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक जनरल अवेयरनेस में, जितने भी आपका नाम रिलेटेड, अवार्ड है, ऑनर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जितने आपके रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वोल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करते हुए चलना है अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूं तो। ठीक है, उसके बाद आए थे टेक्निकल पार्ट के ऊपर। टेक्निकल पार्ट बेसिकली अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पार्ट की बात करूं तो टेक्निकल पार्ट आपके पास 80 मार्क्स का होगा। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा वेटेज आपका 80 मार्क्स जो है, काफी अच्छा खासा वेटेज टेक्निकल पार्ट का है। तो जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, वो सारे स्टूडेंट जो इसको एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं, उनका टेक्निकल पार्ट मुझे लगता है कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अगर नॉन टेक्निकल पार्ट की कंपेरिजन में बातचीत करी जाए तो। लेकिन नॉन टेक्निकल पार्ट में बढ़िया चीज ये है कि आपके पास रीजनिंग और क्वांट एक ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें आप बहुत मैक्सिमम मतलब 100% भी स्कोर कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस और कैलकुलेशन फास्ट है तो रीजनिंग और क्वांट इसमें आप 100% स्कोर कर जाओगे अगर आपकी जो प्रैक्टिस है और कैलकुलेशन है थोड़ी बढ़िया है। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस थोड़ा चैलेंजिंग होता है, इसमें कंप्लीट मार्क्स लेके आना, लेकिन इसमें बढ़िया चीज ये है कि आप इसमें अगर एफिशिएंसी बाय प्रैक्टिस, अगर आप एफिशिएंसी को बढ़िया कर सको तो यहां पर आप इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम एफिशिएंसी को टारगेट कर सकते हो। सिमिलरली टेक्निकल पार्ट की बात करी जाए तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, जैसे कि बिल्डिंग मटीरियल्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, इरिगेशन, ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे बेसिकली बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। प्रीवियस अगर पेपर आप उठा लोगे डीडीए का, उसको एनालाइज करोगे तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है, एक बार आपको वॉइड रेशियो का भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल को क्या बोला जाता है। इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे गए। तो सॉइल मैकेनिक्स की बात अगर मैं करता हूं तो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है और साथ ही साथ आपको इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वाले चैप्टर को भी बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। इनिशियल जो 2-3 चैप्टर हैं, क्लासिफिकेशन, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, सॉइल कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, यहां तक का पोर्शन जो होता है वो लगभग 70 to 80% कवर करेगा आपके डीडीए के एग्जाम में। अभी पूरा सॉइल मैकेनिक्स कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं जिसको आप लास्ट मोमेंट पे बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हो। सिमिलरली बिल्डिंग मटीरियल्स में आपको बेसिकली ब्रिक हुआ, सीमेंट है, स्टोन है और टिम्बर है। ये जो 4 टॉपिक हैं, इन 4 टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ब्रिक और टिम्बर के काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली सीमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करते हैं, और इसका वेटेज भी काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। 8 से 9 नंबर या कभी कभी 10 नंबर से ज्यादा भी बिल्डिंग मटेरियल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में से आपको टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, रेट एनालिसिस को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, 2 चैप्टर्स को आप पढ़ के चले जाओगे, मेरा मानना यह है कि 50 to 60% से ज्यादा क्वेश्चंस को आप करेक्ट अटेम्प्ट कर पाओगे अगर एस्टिमेशन में इन 2 टॉपिक्स को भी आपने पढ़ लिया है तो। सिमिलरली सर्वेइंग की बात करते हैं, प्रीवियस पेपर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को बार बार पूछा गया था, होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, ये ऑप्शंस के अंदर काफी बार आपसे पूछा गया है। तो अगर सर्वेइंग को टारगेट कर रहे हो तो सर्वेइंग के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग जो इनिशियल है आपके पास, फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग और कंपास सर्वेइंग, ये जो सर्वेइंग है आपके पास, इनको कवर करते चले जाना। थियोडोलाइट का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको भी पढ़ के चले जाना, उससे भी लगभग आपके पास 30 to 40% क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे और मेजरली चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ऑल्दो आपने काफी सारा सिलेबस अलग अलग जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, हमारे साथ पढ़ रहे होंगे या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे होंगे, तो आपने अपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया होगा। लेकिन मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि कौन से टॉपिक्स हैं जो मस्ट हैव टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है। लास्ट मोमेंट पे जितना चाहे जितना रिवीजन करो उसका, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये सारे टॉपिक्स को नहीं स्किप करना है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोलिक्स की, हाइड्रोलिक्स के अंदर आपके पास एफएम आ जाएगा, ओसीएफ आ जाएगा और हाइड्रोलिक मशीन्स के आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है एफएम का जो इनिशियल पार्ट है, दैट इज बेसिक फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड स्टैटिक्स से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे फ्लूइड स्टैटिक्स और इनिशियल फ्लूइड के क्वेश्चन जो हैं उसको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। और जितना भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जो फॉर्मूलेज हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, उसको पढ़ के चले जाओगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आप बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं तो। सिमिलरली
ट्रांसपोर्टेशन में भी आपके पास जो थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उस थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को ही आपको पढ़ के जाना है, उससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास यहां कवर हो जाएंगे। इस समय ट्रांसपोर्टेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का टाइम नहीं है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करना है आपको, इतना डिटेल में इसमें न्यूमेरिकल कभी पूछे नहीं जाते, वन लाइनर डायरेक्टली आपसे ट्रांसपोर्टेशन की चीजें पूछी जाती हैं। कभी कभी सिंबल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वो रोड सिंबल, रोड साइड सिंबल्स वगैरह जो होते हैं, रोड साइंस होते हैं, वो सब चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में वन लाइनर बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को करके जाने। एनवायरमेंट की बात करता हूं, एनवायरमेंट के अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को बढ़िया तरीके से रिवाइज करके चले जाना, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जितने भी आपके पास टेबल्स वगैरह होती हैं, जितनी भी वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज से बहुत बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एनवायरमेंट के अंदर चीज ध्यान रखना, आप वाटर ट्रीटमेंट को एक बार को अगर आप वाटर ट्रीटमेंट ऑल्दो काफी इजी है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को आपकी कोई भी लिमिट्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की या कोई भी कंपैरिजन वाली जो टेबल्स होती हैं वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, उसको बढ़िया तरीके से कवर करना है। सिमिलरली इरिगेशन की बात करता हूं तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन, एफिशिएंसीज इरिगेशन की, और उसके साथ साथ ड्यूटी एंड डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट, ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिसको बहुत बढ़िया तरीके से आसपास सारे क्वेश्चंस को लगा के चले जाना। ये टॉपिक्स आपके पास लास्ट मोमेंट में आपकी बहुत मदद करेंगे। सिमिलरली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मतलब सोम की बात कर रहा हूं और टॉस की बात कर रहे हैं। सोम के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर लास्ट एग्जाम में देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन सोम से पूछे गए थे, और सोम से क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थोड़े कैलकुलेटिव नेचर के भी थे। लगभग 11 से 12 क्वेश्चन सोम के पूछे गए और थोड़े से कैलकुलेटिव नेचर के थे, मतलब आपसे शियर फोर्स से निकला रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो थ्योरेटिकल टाइम आप यहां से बचाओगे बाकी सब्जेक्ट्स में से, वो टाइम आपको यहां सोम में अप्लाई करना है। तो सोम के अंदर थ्रूआउट पूरा सोम, मतलब स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज से लेके लास्ट तक जब प्रेशर वेसल्स तक जब पढ़ते हो, वो सारा का सारा उसमें जितने भी फॉर्मूलेज हैं, सारे फॉर्मूले आप बढ़िया तरीके से, आपके पास मार्केट में फॉर्मूला बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो सिर्फ फॉर्मूले को पढ़ के चले जाओगे, वहीं से डीडीए के सारे क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो कंक्रीट टेक्नोलॉजी ऑल्दो अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन मेथड्स ऑफ कंक्रीटिंग ये आपको पढ़ के जाना है। इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना है, और कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं और टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो ये टेस्ट के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप लोगों को कवर करने हैं। सिमिलरली आरसीसी के अंदर जितने भी आपके पास कोडल रिकमेंडेशंस हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट, कॉलम के जो रिकमेंडेशंस है जनरली काफी ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो बेसिक रिकमेंडेशंस आपके पास होते हैं, वो सारे रिकमेंडेशंस आपको पढ़ के जाने हैं इन द केस ऑफ आरसीसी। ठीक है, ये सब चीजें जो है, ये सारे टॉपिक आपके पास वो टॉपिक्स हैं जो मैंने बताए आपको, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहां पर आके मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि अभी आपको पूरा सिलेबस कवर करने का टाइम है, नहीं, आप इन टॉपिक्स को पढ़ो, साथ में अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और थ्रू आउट कंप्लीट सिलेबस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस का समय बीत चुका है। अब आपको फुल सिलेबस को टारगेट करना है, तो फुल सिलेबस नॉन टेक प्लस टेक्निकल को आप टारगेट करते चलोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितने भी टेस्ट आप लोग दे रहे हो, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उन सब में एक चीज ध्यान रखनी है, अपनी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को मेंटेन रखना है, क्योंकि इस एग्जाम में 0.33 मार्क्स नेगेटिव, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, 120 नंबर का टोटल पेपर है, 40 नॉन टेक्निकल, 80 आपके पास टेक्निकल है। टेक्निकल पूरा आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको टारगेट करते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा बैकएंड पे रखो, ताकि लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को एक बहुत अच्छे वे में, एक बढ़िया तरीके से कुछ एक गाइडेंस मिली होगी, जिससे आप अपना डीडीए की प्लानिंग को और बेटर वे में आगे बढ़ा पा रहे होंगे। और ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बताए हैं टॉपिक्स के हर सब्जेक्ट्स में से क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आप बढ़िया तरीके से उठा सकते हो। इन टॉपिक्स को लिख के अपने चार्ट बना लेना, सामने रख लेना, और एग्जाम से एक दिन पहले भी ये जरूर ध्यान रखना कि ये सारे टॉपिक्स क्या आपके कवर्ड हैं या नहीं है, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में एक अपर एज मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही कुछ गाइडेंस सेशन के लिए जुड़े रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर डीडीए जेईई एग्जाम। थैंक यू।